नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर आज गिनती का दिन है, यानी मतगणना हो रही है और अब ये लगभग तस्वीर साफ होती जा रही है कि कौन आगे चल रहा है या किसके हिस्से में जीत खड़ी दिखाई दे रही है। हमारे साथ एक खास पैनल है। आज हम बात करेंगे यूपी की घोसी विधानसभा सीट पर और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। बीजेपी से पक्ष रखेंगे प्रमोद बहल जी, गौरव यादव जी समाजवादी पार्टी से हैं और नवीन दुबे यानी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले आपसे जानूंगा क्या स्थिति है, क्योंकि घोसी आप ऐसा लग रहा है कि बीजेपी हार रही है। हारने का तो सवाल ही नहीं उठता है। हमारी जैसे सिर्फ मुख्यमंत्री जी का जो विकास है और पूरी पब्लिक वोट दिए है। अभी कुछ दिन पहले सपा वाला यही इल्ज़ाम लगा रहा था, देखिए जी हमारी वोट नहीं डालने दे रहे, वोट नहीं डालने दे रहे। अभी थोड़ा बहुत तो कहीं आगे चल रहे तो अभी इनकी खुशी बना जा रहे। उस दिन तो ये इल्ज़ाम लगा रहे थे, आज तो खुशी बना रहे। मगर हम तो पूरा पुण्य विश्वास है हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरे, अभी तो 7 राउंड चल रहा है ना, लास्ट राउंड तो देखे ना, बहु भारी बहुमत वोट में विजय बनाएंगे और घोसी सीट हमारे त्रिपुरा से लेकर पूरी 8 सीट में से हम काफ़ी विजय बनाने जा रहे हैं। आप मानने को ये तैयार नहीं है कि आप पिछड़ रहे हैं, जबकि आंकड़े सामने हैं आपके। करीब 10,000 वोटों से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। देखिए अभी जैसे बूथ का है, बक्सा कौन सा राउंड में कौन सा खुलता है, कोई देहाती है, कोई शहरी है, कोई वैसे टाइप का बक्सा खुलता है। जब लास्ट में देखिए शुरू में वोट आंकड़ा बहुत कम गिरा था, बाद में बढ़ते गया, 50% वोट परसेंट हुआ है। अभी हमारे जब लास्ट अंतिम निर्णय आएगा तब तो हम भारी बहुमत में जीतेंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगा। अंतिम नतीजा आपके पक्ष में आएगा, आप दावा कर रहे हैं। लेकिन गौरव जी, आपके लिए खुशखबरी है, उम्मीदवार आपके आगे चल रहे हैं। तो अब आप क्या देखते हैं, ये जो वक्त हो रहा है तकरीबन 12 बज रहा है, तो ये अब लीड जीत में बदलेगी, तब्दील होगी, या अभी भी उलटफेर हो सकता है? नहीं, देखिए मैंने पहले ही आपको बोला था, मैं 2 दिन पहले भी आपके साथ डिबेट में जुड़ा था। मैंने बोला था कि समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन जो है भारी बहुमत से जीतने जा रही है। लोगों ने झूठ की सरकार को नकारने का काम किया है। अगर जो है जिस प्रकार से वहाँ पे शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया गया, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के वोटरों को रोकने का काम किया गया, जिस प्रकार से लोगों को अपना अधिकार से वंचित करने का काम किया गया, ये जो है जनता जो है ये समझ चुकी है। इसके झूठ का पर्दाफाश होगा और इनके दिन अब लद चुके हैं। जनता समझ चुकी है ये जुमलेबाजों की पार्टी है, झूठी पार्टी है, झूठे वादे करते हैं और लोगों के साथ अत्याचार करते हैं। इनका सिर्फ मीडिया और ये प्रचार तंत्र में ही सिर्फ इनका काम होता है कि ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। बस मीडिया और अखबारों में इनका काम होता है, धरातल पे कोई काम नहीं होता है और जनता इनको सिरे से नकारेगी। सिर्फ घोसी चुनाव नहीं, आने वाले जितने भी चुनाव होंगे उसमें जो है समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का पर्चा फहराएगा और इनका जो है इनका अब जाने का वक्त आ चुका है। नवीन जी, मैं आपके पास आऊं उसके पहले एक रिएक्शन आपसे ले लूं। जाने का वक्त आ गया है, गौरव जी कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि आपका प्रचार और जो दिखता है हवाई बातें आप लोग करते हैं और इसलिए आपके सामने नतीजा है। देखिए इनकी तो जा चुके ही ऑलरेडी। अभी ये तो 20-25 साल तो 20 साल के लिए चला ही गई ये लोग, और बाकी हम लोग जाने वाले नहीं, आने वाले रहेंगे और अगले भी रहेंगे। अभी ये कह रहे हवाबाजी, ये G20 की हवाबाजी है। इनको सपा वाले को बुलाओ ना, थोड़ा सा दिल्ली जाके घूम के देख के आएंगे। जो पूरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह सब आए हुए हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, जो G20 हो रहा है ये हमारी इंडिया में हो रहा है। ये इंडिया का गर्व नहीं है? ये क्या हवाबाजी हो रहा है, क्या मीडिया में हो रहा है क्या? ये ज़मीन में, हम लोग ज़मीन में जो काम करते हैं, विकास बोलता है हमारी, और विकास के साथ जनता हमारे साथ है। देखिए अभी थोड़ा सा राउंड आगे चल रहे, क्या ये तो बिल्कुल वो कर रहे। हमारी वोट है और भारतीय जनता पार्टी घोसी के हम तक कह रहे हैं पूरा जीतेगा और 2024 में ये कह रहे लादने वाला है, दिन तो इनके लग चुका है। हमारी प्रधानमंत्री जी दोबारा हैट्रिक बना के आएंगे और भारी बहुमत में सरकार भी बनाएंगे। ये जो हमारी घोसी सीट का है, शाम तक इनका सुकड़ा साफ हो जाएगा, हम भारी बहुमत में जीतेंगे। ये हमें विश्वास है, हमारी विकास है और सभी पब्लिक का आशीर्वाद हमारे साथ है। इनकी जो गठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन बोल रहे, और इंडिया गठबंधन नहीं है, इंडिया के नाम अब न लो ही मत, अब तो हमें भारत है, हमारे देश में भारत हो गया। भारत है और पहले भी था, अभी भी है। हम नारा लगाते थे भारत माता की जय,
क्यों लगाते थे? भारत हमारी है, हिंदुस्तान हमारी है, भारत हमारी है। इंडिया क्या नहीं है आपका? देखिए, इंडिया ने अंग्रेजों ने नाम दिया था, इंडिया का जो नाम है अंग्रेजों ने दिया था, वो शासन हमारे टाइम में किए थे और इंडिया का नाम दिया था। अब हम लोगों ने, हम इस बहस में नहीं जाएंगे। 9 साल के बाद याद आया इनको कि इंडिया का नाम अंग्रेजों ने दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी, स्किल इंडिया, शाइनिंग इंडिया। आपने जो है वाजपेयी जी और जो है आडवाणी जी को भी शर्मिंदा कर रहे हैं, उन्होंने शाइनिंग इंडिया चलाया था। और जो है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे नामों से इंडिया हटा देंगे। ये इनकी तानाशाही है और ये इनका घमंड बोल रहा है। ये हार रहे हैं, हार स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी लाल किले से घोषणा कर देते हैं कि जो है 2024 में हम ही झंडा फहराएंगे। ये बिल्कुल तानाशाही है और जनता इसका जवाब देने का काम करेगी, आप देखिएगा। नवीन जी, थोड़ी देर बाद दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा, नतीजा, आखिरी नतीजे सामने होंगे। क्या फैक्टर काम किया इस चुनाव में? कौन सी वो बातें जो हावी रहीं चुनाव प्रचार में और उन बातों ने अपना असर इस तरह दिखाया कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को अच्छी खासी बढ़त अब मिल चुकी है? राघवेंद्र जी, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जिस तरीके से हम लोग घोसी के चुनाव को देख रहे थे, समाजवादी पार्टी अपनी दम पे चुनाव लड़ रही थी, निसंदेह उसको कांग्रेस का समर्थन था, बोल रहे थे इंडिया गठबंधन, लेकिन इंडिया गठबंधन के बाकी कोई दल वहाँ प्रचार करने नहीं गए थे, मौन समर्थन सभी का था। इधर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, उनके समर्थन में केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूरा इनका अमला, तमाम मंत्रीगण, संगठन के लोग सब चुनाव प्रचार में लगे थे। लेकिन घोसी की जनता, जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि घोसी की जनता ने वहाँ के जो प्रत्याशी दारा सिंह चौहान हैं, उनको द्वारा अपने आप को छला हुआ महसूस कहीं ना कहीं किया है। यही कारण है कि वहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिस तरीके से अभी लगभग 7-8 राउंड की मतगणना हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि आपके 32 राउंड थे तो 25% मतगणना हो चुकी है, और उसमें एक मिक्सअप रुझान आता है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक क्षेत्र की कोई ईवीएम खुली होंगी, अलग अलग जगह से खोली जाती हैं। तो मुझे लगता है कि मिक्सअप में अगर 10,000 के आसपास की लीड समाजवादी पार्टी ने ली है, तो हमने पहले भी आपसे जब चर्चा हो रही थी, मैंने कहा था यहाँ हार जीत के अंदर 15 से 20 हज़ार का रहेगा। मुझे लगता है कि अब सपा जो है अपनी निर्णायक बढ़त की तरफ बढ़ जाएगी, और लगभग जब आप देखेंगे 15-16 राउंड हो चुके होंगे, 50% के आसपास काउंटिंग हो जाएगी, तो वो एक निर्णायक बढ़त हो जाएगी। उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी कहीं से उसको टक्कर दे पाएगी या लीड ले पाएगी। और यही कारण है कि मतगणना स्थल पर अभी भारतीय जनता पार्टी के ना तो लोग दिखाई दे रहे हैं, ना ही वहाँ पर उनके प्रत्याशी हैं। तो इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इस उपचुनाव के बाद आखिर मैसेज क्या जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की सीट से, यहाँ के क्षेत्र से अपने आप को स्वयंभू बहुत बड़ा नेता पिछड़ों का ओम प्रकाश राजभर ने डिक्लेयर किया था। वो ये अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ। 10 तारीख को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, तो ओम प्रकाश राजभर भी काजल लगाकर बैठे होंगे कि मुझे शायद कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन अब अगर घोसी से भारतीय जनता पार्टी की हार होती है, और इस तरीके की बड़ी हार होती है, 2-4 हज़ार वोट की हार तो समझ में आता है, लेकिन जहाँ ट्रेमेंडस विक्ट्री हो रही हो, एक तरफा वोट हो रहा, 15-20 हज़ार की अगर उपचुनाव में हार जीत हो रही है और विपक्षी दल जीत रहा है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ा मैसेज है। तो इसको समझना पड़ेगा। मुझे लगता है इस चुनाव के बाद से ओम प्रकाश राजभर का जो कद है वो बहुत हद तक घट जाएगा, क्योंकि ये उनके लिए करो या मरो का चुनाव था। दूसरी चीज़, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये इंडिया गठबंधन का एक पहला चुनाव है उपचुनाव में, तो शायद ये एक लिटमस टेस्ट के रूप में हम देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि समग्र भारत को अगर आप देखें तो उपचुनाव से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ स्थानीय मुद्दे थे। दूसरी चीज़, वही प्रत्याशी जो आज से 2022 में समाजवादी पार्टी से जीते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। ओम प्रकाश राजभर की बड़ी भूमिका वहाँ मानी जा रही थी, लेकिन उस सबको जनता ने दरकिनार कर दिया है। और मुझे लगता है कि एक तरफा जनता का रुझान आया है। उन्होंने कहा है कि जो दल बदलू लोग हैं या इस तरीके से जनता को छलने वाले लोग हैं, उनको आईना दिखाया जाना चाहिए, और जनता ने आईना दिखाने का काम किया, जिसकी परिणति मैं समझता हूँ 2 घंटे बाद क्लियर हो जाएगी। और वहाँ मुझे जो अभी आसार लग रहे हैं 15 से 20 हज़ार के बीच में समाजवादी पार्टी जीतेगी। नवीन जी, एक तो अखिलेश यादव ने उस फ्रंट पर काम किया जो पीडीए फॉर्मूला था उनका, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने इस बात पर अपने प्रचार को केंद्रित रखा कि बाहरी बनाम स्थानीय। उसमें भी कहीं ना कहीं
दारा सिंह चौहान पिछड़े? बिल्कुल राघवेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक तो पीडीए वाला मुद्दा था, दूसरी चीज़ एक फैक्टर और था जिसको मैं बोलना भूल गया था, बहुजन समाज पार्टी का वोटर। बीएसपी का जो वोटर था, भले ही बहन जी ने कहा हो कि आप नोटा पे जाइए, कुछ लोग गए भी हैं नोटा पे, आप देखेंगे तो वहाँ चुनाव में तीसरे नंबर पे नोटा चल रहा है। तो इसका मतलब 10 प्रत्याशी मैदान में थे और तीसरे नंबर पे नोटा आ रहा, तो बहुजन समाज पार्टी के कुछ वोटरों ने नोटा को भी वोट दिया है। लेकिन 2022 के चुनावों के परिप्रेक्ष्य में आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो आप देखेंगे जो मायावती का वोट 22% से 12% आया था, 10% वोट कम हुआ था, वो वोट ट्रांसफर हुआ था समाजवादी पार्टी को। तो मुझे लगता है कि वहाँ भी जो दलित वर्ग के लोग हैं, कुछ ने अगर नोटा दबाया है तो अन्य ने उसमें समाजवादी पार्टी के साथ जाना पसंद किया है, वो भाजपा के साथ नहीं गए हैं। और यहाँ मायावती जी की जो अपील थी वो फेल हुई है, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब जो दूसरी चीज़ आती है, बाहरी बनाम स्थानीय, निश्चित तौर पर ये विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा होता है। और चूंकि दारा सिंह पिछली बार चुनाव जीते थे, समाजवादी पार्टी उनको लेके आई थी, तो कहीं ना कहीं जनता को ये लगता है कि इन्होंने पार्टी के साथ धोखाधड़ी की है, जनता के साथ धोखाधड़ी की है। उसकी भी एक आक्रोश जनता में रहता है, खासकर उस जनता में जो शहरी क्षेत्र में रहती है, पढ़ी लिखी जनता है, वो भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए वोट करती है। तो मुझे लगता है कि जो वोट एक शिक्षित वर्ग का वोट जिसको कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसने भी अपना निर्णय लिया है और वो इस निर्णय के साथ गया है कि दारा सिंह को सबक सिखाना है। मुझे लगता है कि अगर कोई और प्रत्याशी होता वहाँ दारा सिंह चौहान की जगह भाजपा से लोकल का, तो शायद आज जो स्थितियाँ हैं, जिस तरीके की काउंटिंग के रुझान आ रहे हैं, वो उसके विपरीत हो सकते थे। विपरीत हो सकते थे। लेकिन आपने ठीक कहा, ये पॉइंट उठाया कि पिछले 6 साल में चौथा विधानसभा चुनाव हो रहा है घोसी में। तो घोसी की जनता के साथ ये एक तरह से अन्याय भी है और दुखद भी है कि लगातार अगर चुनाव हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं विकास भी बाधित होता है और तमाम चीज़ें भी बाधित होती हैं। गौरव जी, पीडीए का मैं जिक्र कर रहा था। पिछले चुनाव में, हालांकि इस बार तो बीएसपी ने उम्मीदवार नहीं उतारा था, पिछले चुनाव में वसीम इकबाल को करीब 54,000 वोट मिला था। क्या वो एक बड़ा फैक्टर रहा जो आप लीड आपके उम्मीदवार को मिली है कि वो वोट शिफ्ट हुआ है आपकी तरफ? नहीं, देखिए, जनता जो है अब ये जात पात की राजनीति से उठ चुकी है। अब वो विकास चाहती है, रोजगार चाहती है। जिस तरह से छोटे दुकानदारों का, व्यापारियों का दमन हो रहा है इस सरकार में, तो सरकार से जनता का मोह भंग हो चुका है और वो चाहती है कि वो ऐसी सरकार बने कि युवाओं को रोजगार दे, किसानों के लिए काम करे, युवाओं के लिए काम करे, छोटे व्यापारियों के लिए काम करे। तो जनता जो है अब समझ चुकी है, इनके झूठ को, जुमले को जनता समझ चुकी है और इनको नकार चुकी है। आप देखिए, चुनाव के दरमियान जो है पूरा कैबिनेट मिनिस्टर जो है उत्तर प्रदेश शासन का घोसी में कैंप कर रहे थे। पूरे विधायक, खुद मुख्यमंत्री और पूरा अपना जितना भी उनके शासन प्रशासन, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे ये उनके सारे शासन से, प्रशासन से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक विंग के तरह काम कर रहे थे। जिस तरह आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से जो है लाइव वीडियो जो है ट्वीट किया गया, किस तरह से लोगों को वहाँ पे मतदान केंद्रों से भगाया जा रहा था, लोगों को रोका जा रहा था, पुलिस के द्वारा रेड कार्ड इशू किया जा रहा था, धमकाया जा रहा था कि आप घर में रहें, वोट करने नहीं जाएं। ये क्या है? ये लोकतंत्र की हत्या है, लोगों के अधिकारों का हनन है। तो जनता समझ चुकी है, ये तानाशाही से शासन करना चाहते हैं और जो है जनता अब इनको जवाब देने का काम करेगी। लेकिन योगी जी तो कहते हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है यूपी में, जो आप कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा ज़मीन पे। दूसरी बात ये कि जो आपने देखे होंगे, अखिलेश जी ने भी ट्वीट किया, समाजवादी पार्टी ने तमाम ट्वीट किए, वीडियो डाले। तो बीजेपी तब ये कह रही थी कि अपनी हार की संभावित हताशा की वजह से ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है समाजवादी पार्टी को कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन नतीजे तो उसके उलट दिखाई दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ये धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान करती है, लोगों को लड़ाने का काम करती है, लोगों में द्वेष फैलाना चाहती है। उनके पास कहने के लिए जो लाइव वीडियो चल रहा है, लोग जो वहाँ के ज़मीनी हालात को बताने का काम कर रहे हैं, उसमें जो है गलत क्या है? और योगी जी जो है बहुत कुछ कहते हैं। योगी जी ने बोला कि गड्ढा मुक्त सड़क हो जाएगा। आप देखिए, हर जगह सड़कों में गड्ढे हैं, जो है आवारा पशुओं से रोज़ जो है लोग मर रहे हैं।
पूरे राज्य में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आप कहीं भी काम करवाने जाइए, योगी जी एक तरफ दावा करते हैं मीडिया में कि 3 दिन से जो है ज़्यादा फाइल एक जो है सरकारी कार्यालय में नहीं रुकेगी। आप काम करवाने जाइए, सालों लग जाएंगे आपको, आपके जूते चप्पल घिस जाएंगे, तब भी आपका काम नहीं होगा। हर तरीके से जो ये सिर्फ प्रचार करते हैं, काम नहीं करते हैं। प्रचार मीडिया और जो है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इनका प्रचार करने का काम है, काम करने का नहीं है। गौरव जी, तमाम आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं आप पर, किस किस पर और कैसे कैसे सफाई देंगे? आपकी बड़ी सामने तमाम सवाल हैं। देखिए, इनका तो झूठा झड़ी है। कभी मीडिया पे झड़ी लगा देना, कभी सरकार पे लगा देना, कभी वोटर पे लगा देना, कभी देख के वोट नहीं डालने दे रहे, कभी कह रहे हमारे को घर से निकलने नहीं दे रहे। अब आपके सामने ये जब 2 दिन पहले ये कह रहे थे जी हमारी वोट को डालने नहीं दे रहे, आज थोड़ा बहुत ये आगे बढ़ रहे थे। जब चौड़ा हो सीना चौड़ा होकर बोल रहे जी हम जितने जा रहे। तो गौरव जी, आप भूल रहे हो, आपका सरकार जो है जी नवीन जी कुछ पूछना चाह मेरा रहे एक सवाल है, अगर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, अभी मैंने नहीं कहा हार गई है, जिस तरीके के रुझान दिख रहे हैं, अगर हार जाती है, 1 मिनट के लिए आप इमेजिन कीजिए, तो क्या ओम प्रकाश राजभर की स्थिति भाजपा में क्या रहेगी? थोड़ा सा आप बोल दीजिए जरा। देखिए, ये तो हमारी शीर्ष नेतृत्व तो बताएंगे, क्यों ना। हमारी पार्टी कार्यकर्ता का पार्टी है, हम एक व्यक्ति का पार्टी नहीं है हमारी। अभी गौरव जी लगा रहे थे सारे कैबिनेट मिनिस्टर वहीं पे, मुख्यमंत्री हो, ये हमारी एक छोटा सा कार्यक्रम हो ना, चाहे मन की बात हो, चाहे जनसंपर्क अभियान हो। ओम प्रकाश राजभर आपके कार्यकर्ता नहीं है, आपकी पार्टी के एक घटक दल हो सकते हैं, लेकिन वो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। ओम प्रकाश राजभर के सामने बड़ी चुनौती थी। सबसे बड़ी चुनौती तो उनकी मैं अब वही बताना जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम लिखा हुआ हो जाता है, चाहे मुख्यमंत्री वो उसी बूथ में रहता हो तो बूथ देख के घर में जाकर बैठ कर मन की बात कार्यक्रम सुनना है, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो रहता हो उसी मंडल में, उनको एक बूथ में जाकर बैठना है, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे बूथ अध्यक्ष हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो। हम लोग का संगठन का पार्टी है। ये काम माननीय मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। राजभर को जिम्मेदार नहीं मानेंगे? हार अगर होती है तो राजभर की कोई जिम्मेदारी नहीं। अभी हार तो आप गौरव जी की बोली बोल रहे हो, हार नहीं होने वाला है। हम लोग, मैं तो एक सीधी बात कर रहा हूँ, आपकी पार्टी ये कह रही थी कि वहाँ पर उस क्षेत्र के अंदर जो 5-7 सीटें हैं, वहाँ ओम प्रकाश राजभर का बहुत अच्छा दबदबा है, बहुत अच्छा सपोर्ट है उनके साथ, और इसी को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ लिया। सुगबुगाहट ये भी है कि उनको कैबिनेट स्तर का मंत्री भी बनाया जा रहा है आगामी विस्तार में। सवाल इस बात का है कि जब ओम प्रकाश राजभर इतने प्रभावशाली नेता थे और आज की तारीख में अगर 8,000-10,000 वोटों से आपका प्रत्याशी पिछड़ रहा है वहाँ पर, तो इसका जिम्मेदार आप किस, योगी जी को मानेंगे या राजभर को मानेंगे, ये बता दीजिए। देखिए, जिम्मेदार मानना ये तो के लिए जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, हार के लिए देखिए, हार तो हम हारना ही नहीं है, जिम्मेदार क्यों होना है? नहीं, रुझान तो अभी है ना, अभी तो 7वां राउंड चल रहा है ना, अभी तो 25% हो गया ना, अभी बहुत वोट बाकी है और हमें विश्वास है हम जीतेंगे। बाकी ये अभी कह रहे थे हिंदू मुसलमान वाला कर रहे, कौन कर रहा है? इनकी टीम कर रहा है, इंडिया का टीम कर रहा है। अखिलेश बोल देना, कहा आगे सामने आएगी, नहीं हमें हिंदू विरोधी नहीं है, हिम्मत है, बोला कि हिंदुओं को गाली दे रहा है, इन्हीं की लोग जुड़े हुए जो नहीं, मुद्दा नहीं। जब गौरव जी ने अभी लगाया, ये हिंदू मुसलमान का राजनीति हमेशा सपा सरकार और कांग्रेस करता रहा। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। एक मिनट में जवाब देता हूँ। आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, सपा करती है। हिंदू युवा वाहिनी किसने बनाई थी ये बता दी? अखिलेश यादव ने बनाई थी? किसने बनाई थी? देखिए, वो हम लोग जैसे हमारे तो कई नहीं, हमारे तो कई संगठन है हिंदू युवा वाहिनी। आप हिंदू मुसलमान करते हैं तभी तो वो संगठन। नहीं, देखिए, जब प्रदेश के भैया उसी संगठन से निकले हुए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने उसको खत्म कर दिया और कह दिया अब हम सेकुलर हो चुके हैं। तो ये धोखा हुआ या नहीं हुआ जो हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश के युवाओं के? देखिए, कोई धोखा नहीं है। जब ये एक संगठन को लेके वो चल रहे थे, हम तो कभी मुसलमान विरोधी नहीं है, हम कभी मुसलमान विरोधी नहीं। हम मुसलमान को देखिए, प्रधानमंत्री योजना है, चाहे उज्ज्वला योजना है, चाहे कोई भी योजना हो, सबसे ज्यादा मैं दावा के साथ कह सकता हूँ जिसने भी अप्लाई किया हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, सबको लेकिन प्रमोद जी, इस घोसी उपचुनाव पर जितनी ताकत लगाई बीजेपी ने, और इसलिए भी लगाई कि ये नतीजों के जो असर होगा वो दूर तक दिखाई देगा, यानी 2024 के लिए भूमिका बनाने के काम भी आएंगे नतीजे ये। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में कमी रही, ऐसा लगता है? मैं तो कहूँगा, देखिए अभी तो हारा नहीं है ना, हम हारने का वो स्थिति में है। फिर भी हम हार गए तो हार स्वीकार करते हैं, नहीं इनकी तरह इंजाम नहीं लगाते। कभी ईवीएम में जान, कभी सरकार पे जिम्मेदार क्या? हमारे सब कार्यकर्ता होंगे, सब कार्यकर्ता होंगे। मैं कह रहा हूँ सब कार्यकर्ता होंगे जो कि हमारी वोट को हम समझाने पे। मोदी जी
नहीं। और अमित शाह को श्रेय जाता है, हार के लिए कार्यकर्ता जिम्मेदार, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? जीतने के लिए भी हमारे कार्यकर्ता का देन है। जब वोट डालते कार्यकर्ता ही घर से बाहर निकाल के डालते, श्रेय कार्यकर्ता को जाता है। मोदी जी पूरे हम राष्ट्रीय कार्यालय से खड़ा होकर बोलते हैं मेरे कार्यकर्ता का देन है। मैं राजनीति का चाणक्य अमित शाह जी को कहा जाता है, हर चुनाव आप जीतते हैं, आप कहते हैं अमित शाह जी की वजह से चुनाव जीते हैं, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव जीते हैं, हारेंगे तो कार्यकर्ता जिम्मेदार। ये दोहरा मापदंड किस लिए भाई? पूरा पुरानी वीडियो भी दिखा सकता हूँ। जब चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रीय कार्यालय में अमित शाह जी, चाहे माननीय मोदी जी, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंचने के बाद यही कहते हैं मेरे कार्यकर्ता का देन है जो हम आज भारी बहुमत में जीत रहे। कार्यकर्ता का हमेशा हारना है, हम लोग का कहीं गलती हुआ होगा, अब तो हार मानने का तो कोई सवाल ही नहीं है। हम अभी तो और शाम को रख लो डिबेट। देखिए गौरव जी का सुपड़ा साहब ने हो जाए मुझे बताना। देखिए गौरव जी इतना ख्याल रखते हैं आपका, कह रहे हैं कि बहल जी को पानी पिलाया जाए आराम से। नहीं, अब बहल जी के पास कहने के लिए कुछ है नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इन्होंने जो है 9 साल से जनता को ठगने का काम किया है कि जो है 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे। गरीबों के कितने अकाउंट खुलवा दिए, 15 रुपये नहीं आए। और ये उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, लोगों के घर घर जो है इन्होंने सिलेंडर बांट दिए और सिलेंडर इतना महंगा कर दिया कि उनके पास पैसे नहीं है सिलेंडर भरवाने के लिए। किसानों की आय दुगनी होगी। किसान आज हर जगह देखेंगे देश के अंदर किसान आंदोलन पे। मैं नोएडा शहर से, आप देखिए नोएडा में जो है, ग्रेटर नोएडा में किसान जो है धरने पे बैठे हैं। उनसे झूठा वादा कर लिया जाता है, उसको पूरा नहीं किया जाता है। ये झूठ की सरकार है, जुमलेबाजी की सरकार है। ये अभी कह रहे हैं नोएडा को लूटने का काम किया है तो सपा सरकार ने किया है। पूरा जमीन ले लिया, किसान का मुद्दा नहीं खत्म किया। अब हमारी सरकार ने किया है। माननीय जोगी जी, माननीय विधायक पंकज सिंह जी ने अभी 8 दिन पहले इन्हीं की जो सपा का कार्यकर्ता खुद धरना दे रहे थे, विधायक जी जाके धरना खत्म किया और किसान का मुद्दा खत्म किया। जब सब बिल्डर को इन्होंने जमीन दे दिया, सब पैसा खा गिरी जमीन दे दिया ना। आज की डेट में ना मकान जो इसने बुक किया ना उनको घर मिल रहा है। बिल्डर अपना बोरी भर के पैसा अखिलेश जी को दे दिए, वो गायब हो गए। अब सारे लोग परेशान है सपा सरकार में। आज की डेट में जोगी जी ने नंबर डायल कर रखा है, किसी की भी परेशानी है, एरा भी बना लिया। सभी को घर मिलने का काम, घर दिलवाने का, रजिस्ट्री का काम कराने का, जैसे श्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। लेकिन मैं उसके पहले तो नोएडा में एक सवाल मैं लेना चाहूँगा। बहल जी मुझे ये बता दीजिए, आप कहते हैं विधायक जी ने ये किया, बहुत अच्छी बात है। नोएडा पिछले 6 साल से आप सरकार में हैं, पंकज जी विधायक हैं। यहाँ पर ट्रांसफ़र चार्जेस कम कराने का काम किसने किया था? 400 साढ़े 400 रुपये ट्रांसफर चार्ज चलता था, हमने आंदोलन किया था, कार रैली निकाली तो उसके बाद आधा हुआ। सुनिए आप, सुनिए, मैं उस समय सभा में था, सुन ले। नहीं, विधायक जी ने घंटा किया, मेरी कार रैली 25 जून को निकली, उसके बाद हुआ है और सितंबर में ये काम हुआ। सुनिए आप मेरी बात, अरे सुनिए, मैं फ्लैट ओनर महासंघ को रिप्रेजेंट करता हूँ। आई एम द फाउंडर ऑफ दैट, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ फ्लैट ओनर्स महासंघ नोएडा। आप हमसे बात कर रहे हैं, सुनिए आप, सुनिए। दूसरी चीज, फ्लैट रजिस्ट्री पर क्या किया विधायक जी ने, क्यों नहीं सदन में आज तक कोई सवाल उठाया? तीसरी चीज, मल्टी पॉइंट आप लेके आए हैं, 15,000 रुपए कौन सी डुअल मीटर की कॉस्ट होती है? आप 20,720 रुपए चार्ज कर रहे हैं लोगों से, किस बात की? घोटाला है भाई, सब बहुत बड़ा स्कैम है आपके यहाँ। मैं बता रहा हूँ, ये अभी कह रहे विधानसभा में विधायक जी ने खुद जो है इस प्रश्न को उठाया और बिल पास करा के लाया। ये बिल्कुल कह रहे, मेरे पास सारे लिखा चुका है, सदन के लिखा हुआ मेरे पास है। मैं कहूँ तो मैं आपको 2 घंटा में आपको भेज रहा हूँ वो कॉपी। गलत देखिए, जो बात करिए, सदन में आज तक एक शब्द उन्होंने नोएडा के किसी रेजिडेंट्स के लिए, फ्लैट ओनर्स के लिए बोला ही नहीं है। यही दुर्भाग्य है कि हमने सत्ताधारी दल के विधायक को चुना। अगर विपक्ष का विधायक हमारे यहाँ होता तो आज नोएडा की समस्याओं का निराकरण होता, सदन में आवाज उठाता वो विधायक जी ने नोएडा का मुद्दा बड़ा बढ़िया से उठाया। देखिए मैं आपको एक और देता हूँ, डंपिंग ग्राउंड के यही 2 कदम के आगे किसने बंद किया? माननीय विधायक जी ने करा है, हमारे सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने किया है। जोगी जी को मिलके ये सब काम कराने में माननीय पंकज सिंह जी और माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान है। और नोएडा चमकने में इन दोनों का, पहले सफाई का नाम से 0 था सपा सरकार में, आज पूरा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, सफाई अभियान में किसका देन है? माननीय पंकज सिंह का, माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी का देन है। नोएडा साफ सुथरा सुंदरता देखने में, वेदवन पार्क, आपका ही सेक्टर का बात बता रहा हूँ, आप जहाँ रह रहे हो आपका निवास है, रेजिडेंस है, वेदवन पार्क बनाया, वो किसने बनाया? हमारी सरकार ने बनाया, हमें मुख्यमंत्री, हम माननीय विधायक। पार्किंग नहीं है, सड़क नहीं है, आपने पार्क बना दिया और चार्जेज आप लगाने जा रहे हो वहां पे। आपने आमदनी के जरिया बनाने का काम किया है। आपने जनता, आपने सीवर लाइनें ओवरफ्लो होती है, पानी भरता, कुछ काम किया उस पर? नालों की सफाई हुई, नाले कवर्ड हुए? नहीं, वो विधायक जी को नहीं दिखाई दे रहे होंगे, जनता दे रहा है। सब मुद्दा आ रहा है,
अभी आप कोई चीज़ अच्छा हुआ है, कोई कमियां भी आ जाता है। आपने बताया पार्किंग का, और पार्किंग का काम तुरंत हमने शुरू करवा दिया, शुरू उसका टेंडर हो गया। हम लोग लौट के घोसी पर आते हैं। एक बात जो आपने ओम प्रकाश राजभर वाला मुद्दा उठाया, उन्हीं की पार्टी से निकला हुआ गुट सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया। जब कैबिनेट मंत्री थे योगी सरकार में राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर, तो अलग तरह की सियासत थी, अलग तरह के सुर थे, अलग तरह के समीकरण थे। लेकिन जब वो समाजवादी पार्टी के साथ गए तो उन्होंने बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा और जिस तरह की हल्की बयानबाजी भी की, और उसके बाद वो फिर बीजेपी के पाले में है। तो क्या इस चुनाव में ओम प्रकाश राजभर क्रेडिबिलिटी से भी जूझ रहे हैं? बिल्कुल राघवेंद्र जी, मुझे लगता है कि अगर जो रुझान हैं वो परिणाम में परिवर्तित होते हैं तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर की राजनीति जो है वो हाशिए पर चली जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो अब वो कामधेनु गाय नहीं रह जाएंगे। वो बिल्कुल एक समझ लिए यूजलेस हो जाएंगे उनके लिए। वहाँ फिर उतना शायद भाव नहीं दिया जाएगा लोकसभा चुनाव। 10 तारीख के आसपास शायद मंत्रिमंडल का विस्तार, अगर ये सीट भाजपा लूज करती है तो मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई बहुत महत्वपूर्ण ओहदा मिलेगा। ये जरूर है कि 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भाजपा कहीं ना कहीं उनको एकोमोडेट करे, राज्य मंत्रालय वगैरह कुछ दे दे, छोटा मोटा या कहीं का चेयरमैन बना दे। लेकिन जिस तरीके से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कैबिनेट मंत्री, तो मुझे नहीं लगता कि इस स्थिति में भाजपा उनको कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाएगी। क्योंकि जब समाजवादी पार्टी दल बदलू मुद्दे को उछाल रही थी तो जाहिर है कि वो सिर्फ दारा सिंह चौहान पर लागू नहीं हो रहा था, वो ओम प्रकाश राजभर पर भी लागू हो रहा था। बिल्कुल ओम प्रकाश राजभर पर लागू हो रहा था। दूसरी चीज़ आपने जिक्र किया, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी जिसके अध्यक्ष इन्हीं की पार्टी के महासचिव हुआ करते थे महेंद्र राजभर। महेंद्र राजभर ने बहुत ओपनली सपोर्ट समाजवादी पार्टी को किया और महेंद्र राजभर वहाँ जाके उन्होंने जनता के बीच में, अपने लोगों के बीच में प्रचार किया है। तो कहीं ना कहीं उसका भी असर इन रुझानों में अभी नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि 1 घंटे के बाद स्थिति और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी कि अब हार जीत का अंतर क्या रहेगा, कितना रहेगा। कि हो सकता है कि कुछ शहरी क्षेत्र के अगर ईवीएम खुलेंगे तो मे भी थोड़ा बहुत डिफरेंस पैचअप हो, मेकअप कर सकती है बीजेपी। आने वाली स्थिति में और स्पष्ट हो जाएगा थोड़ा सा। लेकिन अभी जो ताज़ा आंकड़े हैं, सुधाकर सिंह अब भी आगे हैं तकरीबन 6000 वोटों से, और 24,000 के आसपास वोट मिला है दारा सिंह चौहान को, और गिनती हालांकि चालू है, जारी है, और सुधाकर सिंह 30,000 के आसपास वोट पा चुके हैं। तो अब इस लीड को आप कैसे देखते हैं? तकरीबन 12:30 का समय हो रहा है। नेक टू नेक फाइट तो कह ही रहे थे हम लोग शुरू से कि नेक टू नेक फाइट है, लेकिन 6000 की लीड भी बड़ी लीड होती है किसी बाई इलेक्शन में। और जहां आप देखेंगे 4,30,000 के आसपास वोट था, 2,15,000, 2,10,000 के आसपास। राघवेंद्र जी, हमारे पास ये इलेक्शन जो है डिपार्टमेंट, उसका जो है ये डाटा है, इसके हिसाब से जो है अभी सुधाकर सिंह जो है 9,342 वोटों से आगे चल रहे हैं और 9 राउंड की काउंटिंग जो है पूरी हो चुकी है। तो ये ताज़ा डाटा है, इसके हिसाब से जो है लगातार ये जो है लीड कर रहे हैं। तो आप और इस पर भरोसा करिए और खुश होइए कि आपके उम्मीदवार अच्छी बढ़त के साथ आगे चल रहे हैं। लेकिन अपना निर्णय जो है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन बहल जी अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि वो हार रहे हैं। कितना आएगा? शाम को जो है आप पे दोष डाल देंगे, सरकार प्रशासन पे डाल देंगे और जनता पे डाल देंगे। ये है पलटू राम। अभी जीत जाएंगे तो वाह वाह, हार जाएंगे सरकार ने हरवा दिया। ये इन पे बिल्कुल आप सपा वाले का तो भरोसा ही नहीं, कोई नहीं करता है, वोटर भी नहीं करता है। आप तो अभी 9 राउंड की बात करो गौरव जी, शाम तक आप देखिए राष्ट्र लेजेंड हमारी दारा सिंह चौहान जी भारी बहुमत में विजय बनाने वाले हैं। और आप बाद में मीडिया को ही गाली देंगे, भाई मीडिया को गाली देंगे, आप फिर हमारी भारतीय जनता पार्टी को गाली देंगे। देखिए हमारी पार्टी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय हैं उसमें झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। जो इस पार्टी में जितना झूठ बोलेगा, जितने सपने बेचेगा, जितने लोगों को धोखे में रखेगा, वो उतना बड़ा नेता होगा। कार्यकर्ता खाली दूसरे पे इंजाम लगाना है, खुद कुछ नहीं करना है। सब कुछ देखिए इनकी सरकार का टाइम में आप शहर में रह ही नहीं सकते थे। पूछिए अब, क्योंकि ना हुटर इतना बाता था, दो डर कर चलते थे। आज की डेट में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का मैं आप लोगों के बीच से इसीलिए हट गया कि कम से कम आप निजी तौर पर जो मित्र हैं, मित्रता बनी रहे, सियासत अपनी जगह है, जो नतीजे हैं उनको कबूल करें। पहले पानी पिलवाइए, उसके बाद जो है तो शाम को आप जो है अभी खुद जो है हार झूठ का पर्दाफाश जनता करने जा रही है। और ये और उसके बाद मीडिया वाला भी विधानसभा का जो रिजल्ट होगा
वो देश में जो है इसका जो है एक बहुत बड़ा संदेश जाने वाला है। किस प्रकार से जो है जनता ने भारतीय जनता पार्टी के झूठ को नकारने का काम किया है। अब वो संदेश ये सपने बेचती अब है, ये हमारी लोगों सरकार को ने सपने जितने दिखाती है देखिए, और भारतीय झूठे जनता सपने पार्टी का बेच के सरकार इन्होंने जो है देश हमेशा को बर्बाद झंडा करने ऊंचा का काम रहेगा, किया, भारत का देश झंडा के ऊंचा लोगों को रहेगा छलने का और काम भारतीय किया। जनता पार्टी का झंडा ऊंचा रहेगा। माननीय योगी जी, मोदी जी 2024 में भारी बहुमत में जीतने वाले, अखिलेश सरकार गए राम हो गए गौरव जी। जी कह रहे हैं कि 24 के लिए एक बड़ा इशारा मिल जाएगा हमें, लेकिन इंडिया जब से गठबंधन बना है, उत्तर प्रदेश से ही रास्ता निकलता है प्रधानमंत्री और दिल्ली का, तो ये 80 लोकसभा सीटें हैं, यानी इंडिया का भी जोर होगा और रणनीति भी शायद अब इस तरह बदली जाए कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वोटों में सेंधमारी हो, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीती जाएं। राघवेंद्र जी, इंडिया गठबंधन पर मैं एक लाइन में बड़ा क्लियर कर दूंगा। इंडिया गठबंधन की स्थिति आज की तारीख जिस तरीके की बयानबाजी आ रही है, चाहे वो उदय स्टालिन ने बयान दिया हो, या खड़गे के बेटे ने बयान दिया हो, या इनके जी परमेश्वर ने बयान दिया हो, मैं वही कह रहा हूँ। एक सबसे बड़ी चीज़ ये इंडिया गठबंधन की इन बयानों के बाद अब स्थिति जिस तरीके से हम लोग एनालाइज कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन एक बहुत एब्सोल्यूट पॉइंट टू पॉइंट टक्कर देने वाला है, इन बयानों के बाद से, और इन्हीं को केंद्रित अगर रखती है और एनडीए इसको कैश कराती है, भाजपा इसको इनकैश कराती है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन आज की तारीख में अपने टारगेट से 10% 20% पीछे चला गया है। और दूसरी चीज, अब उसकी हालत इस तरीके की होगी जैसे एक बंदर होता है, बिजली के पुल पे छलांग लगाता है 3 फीट ऊंचाई पे और 2 फीट खिसक के वो नीचे आ जाता है। कुछ इस तरीके की स्थिति इंडिया गठबंधन की बन चुकी है, क्योंकि जब तक आपके, पहली चीज तो क्या है कि लीडरशिप नहीं है, कोई एक सिंगल लीडर नहीं है उसमें। जब तक एक लीडर नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं है वहाँ पे, जिसकी मर्जी जो आ रही है वो बोल रहा है। समाजवादी पार्टी में भी उनके यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य जो चाहते हैं बयानबाजी करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। भारतीय सिस्टम में, भारत के इतिहास में अनादिकाल से सनातन धर्म का वर्चस्व रहा है, आरंभ है। इस सृष्टि का उत्पन्न अगर कहीं से माना जाता है तो सनातन से माना जाता है। आप सनातन को, कोई कह रहा है मलेरिया है, कोई कह रहा है कि वो HIV है, और कोई कहता है कोढ़ है। तो इस तरीके की जो अनर्गल बयानबाजी हो रही है, मुझे नहीं लगता इससे कोई बहुत बड़ा इनको प्लस मिलने वाला है, ना ही इनका मुस्लिम मतदाता खुश होने वाला है इससे। लेकिन एक जनरल परसेप्शन में आप जाएंगे तो भारत का जो 80% वो जो हिंदू है और 10% वो मुस्लिम जो हिंदू विचारधारा से प्रभावित है, वो 90% आदमी आहत है आज की तारीख में। मुझे लगता है इंडिया गठबंधन को सबसे पहले अपनी बैठक करके इस चीज को तय करना चाहिए कि इस तरीके की बयानबाजी ना हो। अगर करेंगे तो निसंदेह 2024 में गारंटी के साथ कह रहा हूं, जो जीत हुई है एनडीए की और भाजपा की, उससे बेहतर जीत कर सकती है वो। ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि जब स्टालिन ने बयान दिया उसके बाद डैमेज कंट्रोल होना चाहिए था, कांग्रेस के आला नेताओं को अपना बयान साफ करना चाहिए था, लेकिन प्रियांक खड़गे जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे, उन्होंने समर्थन कर दिया स्टालिन के बयान का, और A राजा ने फिर से एक बयान दे दिया कि HIV से तुलना कर दी। तो ये बड़ा दुखद है और इसमें कहीं ना कहीं इंडिया बैकफुट पर जाता हुआ गठबंधन दिख रहा है। लेकिन ये हम थोड़ा विषयांतर हो जाते अगर इस पर बात ज़्यादा करते। गौरव जी, आखिरी हिस्से में हमें बातचीत के आखिरी कमेंट के तौर पर क्या कहेंगे आप घोषी नतीजों पर या घोषी के रुझानों पर? नहीं, घोषी देखिए, पहले डिबेट में ही हमने बता दिया था कि वहाँ समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है। वहाँ के जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता ने ये मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी, जो कि झूठ की सरकार है, सपने बेचती है, जुमले फेंकती है, लोगों को जो है इन्होंने ठगने का काम किया है, देश के कई चीज़ों को इसने बेचने का काम किया। युवा परेशान है, आज किसान परेशान है, छोटे व्यापारी परेशान हैं, हर तरीके से हर गरीबों का दमन हो रहा है। ये गरीबों की सरकार नहीं, ये पूंजीपतियों की सरकार है, 2-3 मित्रों की सरकार है। इस सरकार में गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और जो है लोग परेशान हैं। तो सिर्फ घोषी ही नहीं, पूरे देश में इनका सफाया होने जा रहा है। सफाया होने जा रहा है। प्रमोद जी, आप कहिए, क्योंकि अभी स्थिति बनी हुई है, काउंटिंग जारी है। गौरव जी मान के चल रहे हैं कि इनका उम्मीदवार जीत रहा है और आप मान के चल रहे हैं कि आखिरी में कुछ शायद चमत्कार हो जाए या बढ़त मिल जाए आपके उम्मीदवार को, तो आप हार मानने को तैयार नहीं हैं। लेकिन हम उसके बाद भी जब अंतिम नतीजे आ जाएंगे, हम लोग फिर से एक बार मिलेंगे, फिर से बात करेंगे। लेकिन अभी की स्थिति पर आप क्या कहेंगे? अभी तो हम पूरा, मेरे विश्वास है हमारी पार्टी पे, हमारे वोटर पे, हमारे कार्यकर्ता पे, हम जीतेंगे। बाकी मैं एक चीज़ और बताऊँगा इनके साथ, ये अभी थोड़ी देर पहले तो ये कह रहे थे नहीं हम जो है सपा वोटरों को वोट डालने नहीं दिया। अभी जो है खुद जो है
ईवीएम में आ जाएंगे। इनका तो बात ही कर्म होता। अब हम लोग जीतेंगे। मैं एक और चीज़ बोलते हुए, अभी इनको अखिलेश जी को आप सफाई देना चाहिए। एनडीए की जो इनका जो टीम की वर्क है, जो स्वामी प्रसाद महाराज जी तरह तरह बात बोलते, कभी कोई कुछ तरह तरह बात बोलते, ये कभी हिंदू विरोधी है, हमेशा रहे और आगे भी रहेंगे। वोटर मानता है और हमारी सरकार बिल्कुल सबका साथ लेकर काम करने वाला पार्टी है। चाहे प्रधानमंत्री योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसान निधि हो। अभी कह रहे थे किसान कोई परेशान नहीं है। मोदी सरकार में किसान बहुत खुश है। माननीय मोदी जी और योगी जी की सरकार में किसान के खाता में सीधा बटन दबाते हैं मोदी जी, सीधा इनके खाता में पैसा जाता है, कोई दलाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में शुरू से ही बोल रहा हूँ, एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता ईमानदार है और ईमानदार के साथ काम कर रहा है। और हमें विश्वास है 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी हैट्रिक के साथ आएंगे सरकार बनाने के लिए। अभी G20 चल रहा है, पूरा विश्व का नज़र हमारे देश पे। और विरोधी क्या करते हैं, बाहर जाएगी, छुट्टी पे चले जाएंगे। अभी राहुल गांधी, अखिलेश जी, जब कोरोना टाइम हुआ था कोई नजर नहीं आ रहा था। भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, एक एक कार्यकर्ता हर घर में, हर गली में जा कर और राशन का हर व्यवस्था का सुविधा किया है। मगर इनके अखिलेश जी भाई साहब बीच में टपक पड़े, ये मोदी वैक्सीन है। ये सुने होंगे, पुरानी डिबेट निकाल लो, पुरानी देख लो, टूट निकाल लो। अखिलेश जी का कहना था का काम कर रहे हैं। जब जो है गंगा में लाशें तैर रही थी, तब उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? लोग जो है पैदल चल चल के मर रहे थे, लोग साइकिलों से 1500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर जा रहे थे। आप किस सुविधा की बात करते हैं? लोग बिना ऑक्सीजन के मर गए, बिना इलाज के मर गए। बस मीडिया में जो है आप जो है ये सुविधा दिया। अगर ये सुविधा सरकार देती तो लोग मरते क्यों? बिना ऑक्सीजन के लोग मरते क्यों? बिना इलाज के लोग मरते क्यों? आपने तो दाह संस्कार भी करवाने का काम नहीं किया। लाशें जो है लोग जो है गंगा में फेंक के जा रहे थे। देखिए गौरव जी, देखिए दो चीज़ें हैं। उन्होंने आपका ख्याल करते हुए कहा कि पानी पिलवाया जाए बहल जी को, शांति मिले। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सियासत अपनी जगह है, इल्ज़ाम अपनी जगह है, और जो नतीजे होंगे, जो भी होगा कुछ देर में साफ हो जाएगा। रुझानों पर तो आप बड़ा दिल दिखाते हुए इन्हें बधाई दे सकते हैं ना। नहीं, हम जीतेंगे तो बधाई ये देंगे ना हमें। अभी अगर वो आगे चल रहे हैं, हारने का तो हमारा सवाल ही नहीं है। हमें विश्वास है हमारे कार्यकर्ता पे, हमारे वोटर पे। भारतीय जनता पार्टी जीतेगा और भारी बहुमत में जीतेगा। जिसको बढ़त मिल रही है, शिष्टाचार का तकाजा है बधाई देना। तो रिजल्ट के बाद ये जीतेंगे तो हम देंगे बधाई। मगर अभी ये तो खुद अभी ईवीएम में दोष दे रहे ना। अब थोड़ी देर के बाद शाम तक ये पूरा ईवीएम में आ जाएंगे। और हमें विश्वास है वोटर हमारे पक्ष में, हमारी पार्टी के पक्ष में वोट दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, योगी जी के काम के लिए वोट दिए हैं। और मोदी जी, योगी जी, इसका मतलब आखिरी नतीजा जो होगा वो आपके पक्ष में आएगा। गौरव जी तैयार नहीं है, बहल जी आपको बधाई भी देना नहीं चाहते, बताइए। देखिए, ये इनकी ट्रेनिंग यही है। अभी जब रिजल्ट आएगा फिर हम लोग मिलेंगे और फिर इस पे बात करेंगे। अंतिम नतीजों के बाद हम लोग फिर से एक बार मिलेंगे और तब चाय भी पियेंगे और आप पानी भी पिलवाइएगा। आप बड़ा ख्याल रख रहे थे बहल जी का, मैं देख रहा था। आखिरी कमेंट के तौर पे देखिए, बहल जी ने कहा G20 इस देश का इवेंट है, किसी पार्टी का इवेंट नहीं है। अच्छा, भाजपा में एक बड़ी क्वालिटी है, बहुत साफगोई के साथ वो किसी भी राष्ट्रीय पर्व को, राष्ट्रीय इवेंट को अपना इवेंट बनाने की कोशिश करते हैं। ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष उतना मुखर हो नहीं पाता। G20 इस देश का इवेंट है, इस देश के हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर, और हर व्यक्ति इस पर बड़ा प्राउड महसूस कर रहा है। वो किसी पार्टी, किसी दल से ताल्लुक रखता हो, ये गर्व का विषय है हमारे देश के लिए। निश्चित तौर पर इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। इससे पहले भी हमारे देश में इस तरीके का इंदिरा गांधी जी के टाइम में शायद 1983 में एक आयोजन हुआ था, NAM करके। और इससे पहले आप ध्यान रखिएगा, इसी देश ने कॉमनवेल्थ गेम्स भी कांग्रेस के नेतृत्व में ऑर्गेनाइज किए हैं, बड़े सफलतापूर्वक रहे हैं। लेकिन नहीं, मैं सुनिए, ऐसा है, अभी आपका इवेंट होने के बाद समय तो गुजरने दीजिए साहब, 1 महीने का टाइम दीजिए जी, ये हो जाने दीजिए G20, उसके बाद उसके भी आंकड़े खुल जाएंगे। अडानी के लिए क्या कहना चाहेंगे? अभी तो अडानी जी और मोदी जी के रिश्ते पे ये क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम इस पर फिर कभी बात करेंगे। दरअसल आप घोसी पर और उपचुनाव पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो जैसा आपने देखा, प्रमोद बहल जी बीजेपी का पक्ष रख रहे थे, गौरव यादव जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे थे। लेकिन ये दोनों ही लोग, अभी भी इनको उम्मीद है, गौरव जी मानते हैं कि जो बढ़त इनके उम्मीदवार को मिली है, तो घोसी उपचुनाव के नतीजे उनके पक्ष में होंगे, समाजवादी पार्टी की जीत होगी। लेकिन बीजेपी से प्रमोद बहल जी ये मान के चल रहे हैं कि अंतिम जो नतीजा होगा उसमें बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान की जीत होगी। और इस बहस में, इस चर्चा में नवीन जी ने भी तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात की। तो ये अभी तक की बातचीत थी, लेकिन जब भी आखिरी नतीजे आएंगे उस पर हम लोग फिर से एक बार मिलेंगे, फिर से बात करेंगे।